द प्लासेंटा मोशाइमा। प्लासेंटा मैमल्स में ही पाया जाता है, दीगर जानवरों में नहीं पाया जाता, और सिर्फ ह्यूमन प्लासेंटा ऐसा है जो कि डिस्क्वाइट शेप होता है, तश्तरी नुमा होता है। और ये प्लासेंटा कोरियन के जरिए मैटरनल ब्लड डेसिडुआ के जरिए मैटरनल टिश्यूज़ के कांटेक्ट में रहता है और मैटरनल ब्लड फीटस को पहुंचाता है। प्लासेंटा जो है मैटरनल ब्लड एब्जॉर्ब करता है और फीटस को देता है। तो कोरियन के जरिए मैटरनल ब्लड डेसिडुआ के जरिए मैटरनल टिश्यूज़ के कांटेक्ट में रहता है और पार्पेरियम पीरियड में यानी आफ्टर लेबर, आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये शेड ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। और ये जो है तो बेसल डेसिडुआ बेसलिस से निकलता है, डेसिडुआ बेसलिस से डिटैच होता है। अटैचमेंट इसका यूट्राइन वाल से होता है, यूट्राइन वाल से इसका अटैचमेंट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए ये फीटस से जुड़ा रहता है, फीटस के कांटेक्ट में रहता है और प्लासेंटा के ज़रिए ही मैटरनल मटेरियल जो कुछ माँ खाती है पीती है तो वो सब एलर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं और प्लासेंटा के ज़रिए ही फीटस तक इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी पहुंचते हैं और फीटस माँ और फीटस के दरमियान प्लासेंटा एक दरमियानी स्टफ और उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड एक दरमियान कनेक्टिंग स्टफ होता है। इसका डेवलपमेंट दो तरह से होता है। प्लासेंटा का डेवलपमेंट दो तरह से होता है, एक कोरियन फ्रंटोसम के ज़रिए और दूसरा बेसल प्लेट के ज़रिए होता है। तो इसका डेवलपमेंट दो तरह से होता है, कोरियन फ्रंटोसम और बेसल प्लेट से। कोरियन फ्रंटोसम से जो पार्ट बनता है, कोरियन फ्रंटोसम से जो पार्ट बनता है उसे प्रिंसिपल कंपोनेंट कहते हैं और प्रिंसिपल कंपोनेंट ही मैटरनल कंपोनेंट भी कहलाता है। डेसिडुआ बेसालिस से मैटरनल कंपोनेंट बनता है। एक्चुअल इसका फॉर्मेशन या इसका डेवलपमेंट 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। 11th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन ये इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इसका डेवलपमेंट इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद इस इम्प्लांटेशन की साइट पर ब्लास्टोसिस्ट के अतराफ लैकुनर स्पेस बनते हैं। लैकुनर स्पेस जो होते हैं ये सिंशियटियल टिश्यूज़ के अतराफ बनते हैं और यही बड़े होकर ट्रेबिकुलाई बनाते हैं। ट्रेबिकुलाई जो हैं ये 13th डे बनते हैं और बेसल प्लेट ही यही ट्रेबिकुलाई बेसल प्लेट भी कहलाते हैं। और कोरियनिक प्लेट से बेसल प्लेट कनेक्ट करती है। कोरियनिक प्लेट से बेसल प्लेट कनेक्ट करती है। इसके बाद स्टेम सेल्स बनते हैं। स्टेम सेल्स बनने के बाद प्राइमरी विलाई बनती है और प्राइमरी विलाई बनने के बाद सेकेंडरी विलाइज आती हैं और सेकेंडरी विलाइज के आने के बाद टर्शियरी विलाइज आती हैं। तो प्राइमरी विलाई बनने के बाद कैपिलरीज
लेकुनार स्पेस में ब्लड मैटरनल ब्लड आने लगता है। सेकेंडरी विलाई बनने के बाद ये लेकुनाई मज़ीद स्प्रेड होते हैं और अब कैनालिकुली बनाते हैं। और टर्शियरी विलाई बनने के बाद आर्टेरियो कैपिलरी वेनस सिस्टम शुरू हो जाता है। ये वेनस सिस्टम फर्टिलाइजेशन से 21 डेज पर होता है। फर्टिलाइजेशन के 21 डेज के बाद होता है। इसमें मेसेनकाइमल कोर जो होता है यही आर्टेरियो कैपिलरी वेनस सिस्टम बनाता है, जो कि बेसिकली विलाई के फॉर्मेशन के नतीजे में होता है। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली लेकुनार स्पेस जो होते हैं ये बढ़ते जाते हैं, एक से ज़ायद हो जाते हैं और यही मल्टीलेकुलर रिसेप्टेकल्स बनते हैं, जो कि सिंसेटियम से घिरे होते हैं और मैटरनल ब्लड इसमें भरा होता है। यही स्पेस इंटरविलस स्पेस कहलाता है या इंटरविलस स्पेस बन जाता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस थिन होती जाती है और 6 वीक प्रेगनेंसी तक डेसिडुआ कैप्सुलरिस पतली हो जाती है, बारीक हो जाती है। और डेसिडुआ कैप्सुलरिस में लेकुनार स्पेस जो होते हैं और विलाई डिसअपियर हो जाती हैं, और जब विलाई डिसअपियर होती हैं तो कोरियन बनता है, कोरियनिक लिव बनता है। डेसिडुआ बेसिलिस में वाज़े ग्रोथ होती है और डेसिडुआ बेसिलिस मज़ीद प्रोलिफरेट होती है, दबीज हो जाती है, मोटी हो जाती है। और कोरियनिक विलाई में भी एम्ब्रियोनिक पोल बनता है, यानी एम्ब्रियोनिक पोल में वाज़े ग्रोथ होती है और यही एम्ब्रियोनिक पोल कोरियनिक फ्रंडोसम कहलाता है। कोरियन फ्रंडोसम कहलाता है। 6 वीक प्रेगनेंसी से लेकर 12 वीक प्रेगनेंसी के दौरान ये तमाम चेंजेस होते हैं। इससे पहले के लेक्चर में कोरियन और कोरियनिक विलाइज और कैपिलरी वेनस सिस्टम बता चुकी थी। ये ना एक्चुअली 16 वीक प्रेगनेंसी तक प्लासेंटा अपनी थिकनेस और अपनी सरकमफ्रेंस बढ़ा लेता है, और अपनी सरकमफ्रेंस बढ़ाने के साथ कोरियनिक विलाई और इंटरविलस स्पेस भी बढ़ाता है। 16 वीक प्रेगनेंसी के बाद प्लासेंटा की थिकनेस 16 वीक प्रेगनेंसी तक जिस तेज़ी से प्लासेंटा थिक हुआ था, मोटा हुआ था, अब उसकी थिकनेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, बल्कि अब उसकी थिकनेस या मोटाई तो कम बढ़ती है, लेकिन उसका सरकमफ्रेंस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है और पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे प्लासेंटा का सरकमफ्रेंस इंक्रीज करता है और फुल टर्म प्रेगनेंसी तक प्लासेंटा का सरफेस एरिया बढ़ता है। यानी 16 वीक प्रेगनेंसी तक प्लासेंटा की थिकनेस ज़्यादा इंक्रीज करती है। 16 वीक प्रेगनेंसी के बाद उसका सरफेस एरिया ज़्यादा इंक्रीज करता है, यानी उसका सरकमफ्रेंस ज़्यादा बढ़ता है। अब एनाटॉमी ऑफ प्लासेंटा की एनाटॉमी। प्लासेंटा जो कि टर्म पर है, यानी फुल टर्म प्रेगनेंसी पर जो प्लासेंटा हम देखते हैं, उसकी एनाटॉमी कुछ इस तरह होती है कि सर्कुलर डिस्क की तरह दिखाई देता है, सर्कुलर डिस्क की तरह होता है, और इसका डायमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। 15 to 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और इसकी थिकनेस सेंटर में 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि किनारों पर यानी मार्जिन पर कम होती है, मार्जिन पतला होता है। इसका वज़न 500 ग्राम, उमूमन 500 ग्राम होता है, और बेबी वेट की मुनासबत से
1:6 का रेशो रहता है, 1:6 का रेशो रखता है। और यूट्रस की वाल के मुताबिकत से अगर देखें तो यूट्राइन वाल का 30% एरिया कवर करता है, 30% एरिया घेरे रखता है। दबाने पर अगर इसकी फीलिंग देखें तो दबाने पर ये स्पंजी महसूस होता है और दरमियान में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। इसकी 2 सरफेस होती है, एक सरफेस मैटरनल सरफेस कहलाती है और दूसरी सरफेस फीटल सरफेस कहलाती है। और मैटरनल सरफेस और डिस्क्वाइड शेप है तो जाहिर है किनारों पर पतला है, बीच में मोटा है। तो मोटा हिस्सा, एक हिस्सा जो फीटस की तरफ है वो फीटल पार्ट हो गया, फीटल सरफेस हो गया, और जो मैटरनल है यानी यूट्राइन वाल के करीब है वो मैटरनल सरफेस हो गई। और इनके दरमियान जो मार्जिन बचता है वो मार्जिन कहलाता है, मार्जिनल सरफेस कहलाती है। तो मार्जिन जो होता है ये पेरिफेरल होता है, पेरिफेरस पर पाया जाता है। एक साइड यूट्राइन वाल से जुटा होता है और दूसरी साइड फ्री होती है, लेकिन जो दूसरी साइड यानी फीटल सरफेस जो फ्री होती है उससे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रहता है। अब फीटल सरफेस कैसी होती है? दिखाई देने में चमकदार होती है, चमकीली दिखाई देती है क्योंकि इसके ऊपर एमनियन की कवरिंग होती है और इसके सेंटर के करीब से यानी प्लासेंटा के नियर अबाउट सेंट्रल हिस्से से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है और अम्बिलिकल वेसल्स और उसकी ब्रांचेस एमनियन के नीचे से दिखाई देती हैं, एमनियन के नीचे से दिखाई देती है। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी हबलुस सरा के जुड़ने के मुकाम पर, इंसर्शन के मुकाम पर एमनियन और कोरियन एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। फुल टर्म पर यानी जस्ट लेबर से पहले का वक्त, जस्ट चाइल्ड बर्थ से पहले का वक्त ये फीटल ओरिजिन को कवर करता है, यानी फीटल ओरिजिन। उसके बाद मैटरनल सरफेस भी स्पंजी होती है लेकिन निस्बतन रफ होती है। फीटल सरफेस पर एमनियन की कवरिंग होती है, इसलिए फीटल सरफेस चिकनी और चमकदार होती है। इस पर एमनियन की कवरिंग नहीं होती, इसलिए ये सरफेस रफ होती है, मैटरनल सरफेस रफ होती है और इसका कलर डल रेड होता है, डल रेड कलर होता है। डेसिडुआ बेसिलिस की पतली लेयर ग्रेइश कलर की दिखाई देती है, ग्रेइश कलर की लेयर दिखाई देती है। ये सरफेस क्या बोलते हैं, ये सरफेस 15 से 20 पॉलीगोनल एरियाज रखती है। इस सरफेस पर, मैटरनल सरफेस पर 15 to 20 पॉलीगोनल एरियाज होते हैं जो कि कॉन्वेक्स होते हैं। इन एरियाज को लोब्स कहते हैं, लोब्स कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। हर लोब एक दूसरे से अलग होता है और इन लोब्स के दरमियान फिशर्स होते हैं यानी नालियाँ होती हैं। फिशर्स एक सेप्टम बनाते हैं जिसे डेसिडुअल सेप्टम कहते हैं। ये फिशर्स एक सेप्टम बनाते हैं जिसे डेसिडुअल सेप्टम कहते हैं। डेसिडुअल सेप्टम बेसल प्लेट से कनेक्ट होता है और बहुत सारे डेसिडुअल सेप्टम बेसल प्लेट से कनेक्ट होता है और बहुत सारे ग्रेइश स्पॉट्स भी इस सरफेस पर दिखाई देते हैं। ये ग्रेइश स्पॉट्स दरअसल कैल्शियम के डिपॉजिशन की वजह से और कैल्शियम के डिपॉजिशन और की वजह से डिजनरेटेड एरियाज पर बनते हैं। मैटरनल सरफेस जो होती है ये कंप्लीट प्लासेंटा का 1/5 पार्ट बनाती है। मैटरनल सरफेस कंप्लीट प्लासेंटा का 1/5 पार्ट बनाती है।
मैटरनल ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ डेसिडुआ बेसालिस और इंटरविलस स्पेस होते हैं और इन स्पेस इंटरविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड भी मौजूद होता है। मार्जिन पेटल सरफेस हुआ और मैटरनल सरफेस हुआ। अब मार्जिन किनारे का पार्ट जो कि पेरिफेरल मार्जिन भी कहलाता है। ये कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट के फ्यूज़न से बनता है। कोरियोनिक प्लेट जो कि मैटरनल सरफेस पर बनाती है और बेसल प्लेट जो कि फीटल सरफेस बनाती है और दोनों के फ्यूज़न से मार्जिन बनता है। कोरियोनिक लीफ और एम्नियन तक कंटिन्यू करता है। प्लासेंटा की शुरुआत कोरियन से होती है और कोरियन प्लासेंटा का बहुत ही स्पेशल पार्ट होता है। कोरियन से ही प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर ये कहें कि प्लासेंटा की इकाई कोरियन है तो इसमें कोई गलती या शायबा नहीं है। अटैचमेंट, प्लासेंटा का अटैचमेंट किस तरह होता है? तो अमूमन बॉडी ऑफ यूट्रस के अपर पार्ट से प्लासेंटा का अटैचमेंट होता है। फंडस के करीब पोस्टीरियर वाल या एंटीरियर वाल पर, फंडस के करीब यूट्रस के फंडस के करीब पोस्टीरियर या एंटीरियर वाल पर इसका फ्यूज़न या अटैचमेंट होता है। सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन पैदाइश के बाद यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ प्लासेंटा का सेपरेशन होता है और ये सेपरेशन डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम जो होती है ये कंप्लीट अलग हो जाती है और एक्चुअली इसका सेपरेशन डेसिडुआ बेसालिस से ही होता है और डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम कंप्लीट डिजनरेट हो जाती है। अब प्लासेंटा का स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा में दो प्लेट पाई जाती है। अंदरूनी प्लेट जो कि कोरियोनिक प्लेट कहलाती है। कोरियोनिक प्लेट एमनियोटिक मेम्ब्रेन से बनी होती है और इसी से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है और बेसल प्लेट मैटरनल एस्पेक्ट पर होती है। दोनों प्लेट के दरमियान इंटरविलस स्पेस होते हैं। इंटरविलस स्पेस स्टेम विलाई और इनमें मौजूद मैटरनल ब्लड होता है। तो स्ट्रक्चर में कोरियोनिक प्लेट, बेसल प्लेट और इंटरविलस स्पेस और स्टेम विलाई और मैटरनल ब्लड और अम्बिलिकल कॉर्ड इतने पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर में। अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होता है ये क्यूबेटल इपिथेलियम की सिंगल लाइनिंग से कोरियोनिक प्लेट से लूजली जुड़ी होती है और प्लासेंटा के फॉर्मेशन में मददगार नहीं होती लेकिन उसको कवर करती है। और कोरियोनिक प्लेट ये इसमें अम्बिलिकल वेसल्स की ब्रांचेस मेसेनकाइमल टिश्यूज़, प्रीमेटिव मेसेनकाइमल टिश्यूज़, साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स, सेंसियोट्रोफोब्लास्ट शामिल होती है। इस प्लेट से स्टेम विलाई अराइज करता है, जुड़ता है, स्टेम विलाई बनाती है यही प्लेट। और ये प्लेट कोरियोडेसिडुअल स्पेस की इनर बाउंड्री भी बनाती है। कोरियोडेसिडुअल स्पेस की इनर बाउंड्री भी बनाती है। बेसल प्लेट इस प्लेट में डेसिडुआ बेसालिस के कॉम्पैक्ट लेयर और स्पंजी लेयर शामिल होती है। यानी सेंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल्स भी शामिल होते हैं और इनके जंक्शंस पर डेसिडुआ सेप्टा शामिल होता है। डेसिडुआ सेप्टा बनता है और ये डेसिडुआ सेप्टा भी शामिल होता है। डेसिडुआ सेप्टा बेसल प्लेट से निकलकर कोरियोनिक प्लेट की तरफ बढ़ते हैं लेकिन कोरियोनिक प्लेट तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से इसमें जगह जगह सल्काई का फॉर्मेशन होता है जो कि लोब्स की तरह दिखाई देते हैं और यही लोब्स जो हैं ये कॉटिलेडॉन्स बनाते हैं या कॉटिलेडॉन्स कहलाते हैं जो कि 15 से 20 की तादाद में होते हैं और मैटरनल सरफेस पर दिखाई भी देते हैं। इंटरविलस स्पेस
इनर साइड पर और प्लासेंटा के इनर साइड पर कोरियोनिक प्लेट से और आउटर साइड पर बेसल प्लेट से और मार्जिन्स पर दोनों प्लेट्स के फ्यूज़न से बनते हैं, यानी कवर किए रहते हैं। और इनर लाइनिंग जो होती है हर तरफ से इसकी इंटरविलस स्पेस की इनर लाइनिंग जो होती है ये सेंसियोट्रोफोब्लास्ट और सेंसियोट्रोफोब्लास्ट से होती है और इसमें स्लो फ्लो होता है मैटरनल ब्लड का। मैटरनल ब्लड धीरे धीरे इसमें से बहता है क्योंकि ये इंटरविलस स्पेस है। और बहुत सारी स्टेमुलाइज की ब्रांचेस होती हैं। इंटरविलस स्पेस तक स्टेमुलाई की ब्रांचेस पेनिट्रेट किए रहती हैं। अब स्टेमुलाई क्या है? कोरियोनिक प्लेट से स्टेमुलाई अराइज करती है और बेसल प्लेट तक एक्सटेंड करती है, यानी स्टेमुलाई जो है कोरियोनिक प्लेट से जुड़ता है, निकलता है और बेसल प्लेट तक पहुंचता है। इसके डेवलपमेंट में प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्शियरी विलाई पाई जाती हैं, यानी इन प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई और टर्शियरी विलाई मिलकर ही स्टेमुलाई बनाते हैं। और ये प्लासेंटा की फंक्शनल यूनिट है। स्टेमुलाई प्लासेंटा की फंक्शनल यूनिट है। इसे प्लासेंटम और फीटल कॉटिलेडॉन भी कहते हैं। फीटल कॉटिलेडॉन भी कहते हैं। ह्यूमन प्लासेंटा में स्टेम विलाई 60 होते हैं। ह्यूमन प्लासेंटा में स्टेम विलाई 60 होते हैं और मेजर स्टेम विलाई 3 से 4 मेजर स्टेम विलाई होते हैं। अब प्लासेंटा का फंक्शन, प्लासेंटा के फंक्शंस। प्लासेंटा का फंक्शंस क्या क्या है? प्लासेंटा के जिम्मे क्या क्या काम है? जैसा कि ये फीटल और मैटरनल कनेक्शन का सबसे अहम पार्ट है ये और अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड मदर और फीटस के दरमियान एक अहम कनेक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो कि दोनों को जोड़ते हैं। तो तमाम चीज़ें मैटरनल न्यूट्रिशंस ट्रांसफ़र करता है। जब न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करता है तो बेबी लायुधीन तो है लेकिन वो इंट्रायूट्राइन है, एक्स्ट्रायूट्राइन नहीं है, इसलिए उसके कुछ वेस्ट भी आते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी वो डेवलप करता है। तो जिस तरह न्यूट्रिशन पहुंचाता है उसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट भी फीटस से लेकर माँ को देता है। तो ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन मदर टू फीटस। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम का काम करता है, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के तौर पर काम करता है, बैरियर फंक्शन करता है और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी करता है। तो पहला सबसे अहम फंक्शन जो होता है उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन, क्योंकि बेबी सांस नहीं लेता लेकिन ज़िंदा रहता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे तनफ़ुस फीटस का जो होता है ये प्लासेंटा के ज़रिए होता है। फीटस में रेस्पिरेटरी मूवमेंट 11 वीक तक देखी गई है, यानी 11 वीक से पहले इसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। 11 वीक के बाद इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूज़न मेथड पर होता है और ये एक्सचेंज फीटल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। फीटल मेम्ब्रेन ये जो है तो पहले ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऑक्सीजन 8 ml पर kg पर मिनट 8 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। इसके बाद जब ऑक्सीजन सप्लाई किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिटर्न लेकर जाता है। इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी गैसियस एक्सचेंज का काम भी प्लासेंटा करता है। इसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है फीटस का उसे
फीटस से लेकर माँ को देता है और माँ के ज़रिए फिर वो एक्सक्रीट किया जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में या एक्सक्रीटरी फंक्शन में ये यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को सिंपल डिफ्यूज़न मेथड के ज़रिए मैटरनल ब्लड में एक्सक्रीट करता है, मैटरनल ब्लड में एक्सक्रीट कराता है और मैटरनल ब्लड से तमाम वेस्ट प्रोडक्ट मैटरनल वेस्ट के साथ वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल फंक्शन या न्यूट्रिटिव फंक्शन जो होता है, मैटरनल ब्लड से तमाम न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, एनर्जीज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स तमाम को लेकर फीटस को देता है और फीटस की ग्रोथ कराता है। तो ग्लूकोज एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल सोर्स होता है। ये मदर से फीटस तक सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के ज़रिए जाता है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट के ज़रिए जाता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न मेथड के ज़रिए पहुंचता है। प्रोटीन की शक्ल में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोटीन की शक्ल में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लिपिड्स भी फीटल मेम्ब्रेन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, लिपिड्स भी, और ये फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। इनको सिंपल डिफ्यूज़न मेथड या फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न मेथड भी नहीं लगता, बल्कि फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं ये भी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में मदर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि लेट प्रेगनेंसी में फीटस के ज़रिए सिंथेसिस होती है और सिंथेसिस के बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो लेट प्रेगनेंसी में लिपिड्स के दो ओरिजिन हो जाते हैं, एक फीटस और एक मैटरनल, दो ओरिजिन हो जाते हैं और दोनों ओरिजिन से लिपिड्स ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद अमीनो एसिड्स भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी एनर्जी रिक्वायरिंग ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए एंजाइमेटिक मैकेनिज़्म के तौर पर करते हैं। इनका कंसंट्रेशन जो होता है फीटल ब्लड में हाई होता है, जबकि मैटरनल ब्लड में अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन कम होता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पानी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, ये तमाम का ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूज़न के मेथड पर होता है, सिंपल डिफ्यूज़न के ज़रिए होता है, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जो होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी एक्टिव प्रोटीन की शक्ल में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन्स एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी स्लोली ट्रांसपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। इसके अलावा हार्मोन्स भी बनाता है प्लासेंटा के ज़िम्मे, एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइनल फंक्शंस भी हैं, जैसे ये हार्मोन्स बनाता है एड्रेनालिन्स, इंसुलिन, थायराइड और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। प्लासेंटा के ज़रिए ये हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि प्लासेंटा के ज़रिए वेरी स्लो, बहुत ही कम रेट में निकलते हैं। और कैल्सिटोनिन ये भी प्लासेंटा के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद एंजाइमेटिक फंक्शन भी करता है, बहुत सारे एंजाइम्स भी प्लासेंटा से निकलते हैं या प्लासेंटा
जो है ये बहुत सारे एंजाइम्स को भी ट्रांसफ़र करता है। डाईअमाइन ऑक्सीडेज जो होता है ये और ऑक्सीटोसिनेस ये दो एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा फास्फोलाइपेज एंजाइम, ये तीनों एंजाइम्स जो होते हैं ये प्लासेंटा के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं। डाईअमाइन ऑक्सीडेज जो होता है ये सर्कुलेटरी प्रेशर, ब्लड सर्कुलेटरी प्रेशर को इनएक्टिव करता है, उसके सर्कुलेटरी प्रेशर को बढ़ने नहीं देता, कंट्रोल करता है। जबकि ऑक्सीटोसिनेस जो होता है ये ऑक्सीटोसिन को न्यूट्रलाइज करता है, ऑक्सीटोसिन को वक्त से पहले बढ़ने नहीं देता। बैरियर फंक्शन भी करता है, प्लासेंटल बैरियर फंक्शन भी करता है। बहुत सारे ड्रग्स पर लिखा होता है कि ये बैरियर प्लासेंटल बैरियर भी है, और बहुत सारे ड्रग्स पर लिखा होता है कि ये प्लासेंटल बैरियर नहीं है। तो बैरियर फंक्शन यानी रुकावट डालना, यानी बहुत सारे ऐसे डेंजरस एजेंट्स होते हैं जो मैटरनल ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन वो मदर के लिए डेंजरस नहीं होते, लेकिन फीटस के लिए डेंजर होते हैं, फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे तमाम पार्टिकल्स और एजेंट्स को फीटल मेम्ब्रेन रोक देती है। फीटल मेम्ब्रेन ऐसे एजेंट्स को जाने नहीं देती। दरअसल ये हाई मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले एजेंट्स को रोकती है, लो मॉलिक्यूलर वेट रखने वाले एजेंट्स को नहीं रोक पाती। इसलिए जितने भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो प्लासेंटल बैरियर से क्रॉस नहीं हो पाते। तो इस तरह बहुत सारे इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ भी इस फंक्शन बैरियर की वजह से फीटस तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह प्लासेंटल बैरियर फंक्शन जो है ये फीटस के लिए इम्पोर्टेंट होता है और फीटस को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी करता है, यानी बहुत सारे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ भी प्रोवाइड करता है। प्लासेंटा मैटरनल एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस को भी क्रॉस कराता है, फीटस तक पहुंचाता है, और कुछ एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस प्रोवाइड भी करता है, खुद से बनाता है। इस तरह प्लासेंटल फंक्शंस पूरे हुए। यहाँ पर हमारा प्लासेंटा यानी मोशैमा कंप्लीट होता है।